बात आज से करीब 32 साल पहले की है। जब मैं 12वीं में थी तो प्रतिदिन घर में इस विषय पर चर्चा होती कि आगे की पढ़ाई कहाँ से और कौन से कोर्स से करनी है। पापा मुझे विज्ञान दिलाना चाहते तो मम्मी वाणिज्य, लेकिन मेरी आर्ट में रुचि थी। मैंने पापा मम्मी को स्पष्ट और सरल शब्दों में बोल दिया कि पढ़ाई मुझे करनी है तो मैं आर्ट से ही करूँगी। मेरे पापा की मैं लाडली बेटी थी। पापा मेरे भाई से ज़्यादा मुझे प्यार करते थे। मम्मी भी मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन पापा के मुकाबले थोड़ा सा कम। मेरे घर में मैं, मेरे पापा मम्मी और मेरा छोटा भाई विक्की था, जो मुझसे प्यार भी बहुत करता और झगड़ता भी बहुत था, लेकिन मैं भी उसे बहुत प्यार करती थी। मेरे पापा एक बैंक कर्मचारी थे। उस समय ज़्यादा सैलरी तो होती नहीं थी, लेकिन महंगाई कम होने के कारण पापा की सैलरी और मम्मी की समझदारी से हमारे घर की सभी ज़रूरतें अच्छे से पूरी हो जाया करती थी। पापा हमारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करते थे। मेरी परीक्षा चल रही थी तो अब हर शाम घर में इस चर्चा का बाजार गर्म रहने लगा कि आगे क्या किया जाए। तो कुल मिलाकर बात यह तय हुई कि मेरी आगे की पढ़ाई मामा के यहाँ जाकर उनके शहर बरेली से की जाए। मेरी मम्मी बरेली और पापा गोरखपुर के हैं। तो मेरी परीक्षा पूरी हुई और बस अब नतीजे का इंतज़ार था। जब मेरा रिजल्ट आया तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मैं प्रथम श्रेणी से पास हुई थी। पापा मम्मी भाई सब बहुत खुश थे। मम्मी ने पूरी गली में मिठाई बांटी। अगले दिन से मेरे मामा के यहाँ जाने की तैयारी जोर शोर पर थी। पापा ने मुझे बहुत सारी शॉपिंग कराई। मम्मी ने बेसन के लड्डू, मठरी और बहुत से खाने का सामान मुझे बना कर दिया। भाई ने मुझे अपनी पॉकेट मनी से वॉच ला कर दी। मामा के यहाँ जाने और उसी शहर से आगे की पढ़ाई करने के लिए मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि मामा के यहाँ मेरा बहुत मन लगता था। मेरे मामा मामी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनका एक बेटा है जो अभी सिर्फ 8 साल का है। वहाँ जाने के नाम से तो मैं खुशी से झूम रही थी। मेरी लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी और अगले दिन मेरे जाने का दिन था। जैसे जैसे मेरे जाने का वक्त करीब आ रहा था, मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। लेकिन दूसरी ओर घर और मम्मी पापा भाई को छोड़कर जाने से मन उदास भी था। वहीं मम्मी पापा और भाई भी उदास थे, लेकिन अच्छे भविष्य के लिए ये कुर्बानी तो देनी ही थी। तो बस सब खुशी खुशी मुझे विदा करने में लग गए। आज की रात मेरे घर में मेरी आखिरी रात थी, तो हम रात 1 बजे तक बातें करते रहे। फिर पापा बोले, सुबह 6 बजे की ट्रेन है, जल्दी निकलना है, तो अब ये मीटिंग समाप्त करो और सो जाओ। हम सब सो गए। सुबह मम्मी की आवाज़ से मैं जागी। उठ जा काजल, देख टाइम क्या हुआ है। तेरे पापा तुझे इतनी देर से जगा रहे हैं, जल्दी उठ, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। ट्रेन छूटने के नाम से मैं जल्दी से हड़बड़ाकर उठी और वॉशरूम के लिए भागी। फिर जल्दी जल्दी करके नहाई। तब तक मम्मी ने नाश्ता लगा दिया था। हमने नाश्ता किया और सामान लेकर बाहर निकल पड़े। मम्मी की आंसू भरी आंखें आज भी मुझे याद हैं। भाई का वो उतरा हुआ चेहरा आज भी मैं भुला नहीं पाई हूँ। मेरा मन भी उदास था। बोझल कदमों से पापा के साथ चल पड़ी। हम रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। उस दिन मौसम का मिजाज कुछ उखड़ा उखड़ा सा था, तो ट्रेन अपने निर्धारित समय से थोड़ी लेट थी। सुबह का वो समा, हल्की फुहार के साथ पंछियों का वो तराना, सफ़र का पूरा आनंद आने वाला था। और उस उम्र में सफ़र का भी अपना एक अलग ही आनंद होता है, जिसे मैं महसूस करके काफ़ी खुश थी। हम रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठे थे, तो मेरी नज़र सामने एक लड़के पर पड़ी, जो रेलवे ट्रैक से ऊपर चढ़ने में लोगों की मदद कर रहा था, जिसमें अधिकांश लोग बुजुर्ग थे और ट्रेन आने की जल्दी में शॉर्टकट अपनाकर ट्रैक से ऊपर चढ़ रहे थे। और ऊपर चढ़कर उस लड़के के सिर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद दे रहे थे। मैं ये सब देखकर काफ़ी प्रभावित हुई। फिर वह लड़का दूसरी बेंच पर जाकर बैठ गया। मैंने उससे अपनी नज़रें हटा ली, लेकिन मेरी नज़र 1-2 बार फिर से उस पर गई, तो वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। अब ट्रेन आ चुकी थी। पापा ने मुझे मेरी बर्थ पर बैठाया, मुझे अच्छे से समझाया, मुझे आशीर्वाद दिया और नीचे उतर के खिड़की पर आ गए।
उनकी आंखें नम थी। मेरी आंखों में भी आंसू उतर आए। पापा ने मेरे आंसू साफ करते हुए कहा, मेरी गुड़िया रानी रो क्यों रही है? रोते नहीं मेरा बच्चा, तू खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, हमारा नाम रोशन करना। मैंने पापा के हाथों को चूमा। इतने में ट्रेन चल पड़ी। पापा ने फिर से कहा, ध्यान रखना बेटा अपना, जाते ही फ़ोन कर देना। पापा मुझे और मैं पापा को बहुत दूर तक देखते रहे, जब तक एक दूसरे की आंखों से ओझल ना हो गए। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और आज पहली बार अकेले सफ़र करने में डर भी लग रहा था। लेकिन मैंने डर के भाव चेहरे पर नहीं आने दिए, बिंदास होकर बैठ गई। तभी मेरी नज़र ऊपर वाली बर्थ पर पड़ी तो मैं चौंक गई। यह तो वही लड़का है जो सबकी मदद कर रहा था। तो मुझे कुछ हिम्मत सी मिली कि यह कोई अच्छा ही लड़का है। वह मैगज़ीन पढ़ने में व्यस्त था। मैंने अपना बैग खोला और मैं भी उसमें से मैगज़ीन निकालने लगी। मैगज़ीन निकालने के बाद जैसे ही मैं बैग की जिप बंद करने लगी तो जिप में मेरा स्कार्फ फंस गया। मैं उसे निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह तो और फंसता चला गया। मैं उसे पकड़कर खींचने लगी तो स्कार्फ फट गया और मेरे मुंह से चीख निकल पड़ी, क्योंकि वो मेरे पापा ने 10 दुकानों की खाक छान कर मेरे लिए ख़रीदा था। मेरी चीख सुनकर वो लड़का घबरा गया और उसकी मैगज़ीन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी। उसने मुझे पूछा, आर यू ओके? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे मुंह से निकला। उसकी नज़र मेरे बैग पर पड़ी तो उसकी हंसी छूट गई। उसकी हंसी किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। हंसते हुए उसके गाल में डिंपल पड़ता था। एक क्षण के लिए मैं उसे देख खोसी गई। किसी का भी मन मोह ले ऐसी कशिश थी उसमें। मेरी तंद्रा तब टूटी जब उसकी हंसी मेरे कानों में पड़ी। वह तो हंसे जा रहा था। अब मुझे गुस्सा आ गया। आप हंसे क्यों जा रहे हैं? क्या यहाँ किसी ने जोक मारा है? हाँ, ये जोक नहीं तो और क्या है। आप दिमाग से काम न लेकर उस पर ज़ोर आजमा रही हैं तो ऐसा तो होगा ही। तभी तो आपका ये कीमती स्कार्फ फंसा है इसमें। कहते कहते वो अपनी बर्थ से नीचे उतरा और सामने वाली बर्थ पर बैठकर मेरा बैग अपनी गोद में रखकर उसकी जिप सही करने लगा। और देखते ही देखते उसने जिप से स्कार्फ भी निकाल दिया और जिप भी बंद कर दी। मैं बड़ी हैरान हुई। जो काम मैं घंटों से नहीं कर पाई उसने मिनटों में वो काम कर दिया। फिर वह अपनी बर्थ पर जाकर बैठ गया और अपनी मैगज़ीन में खो गया। लेकिन मेरी नज़र बार बार उस पर जाती। यह तू क्या कर रही है काजल? क्यों बार बार उसकी तरफ देखती है? मैंने खुद को झटका और आंखें बंद करके लेट गई। कुछ देर बाद मेरी नाक में बड़ी अच्छी खुशबू गई तो मेरी आंख खुली। मेरी नज़र फिर उस पर गई तो वह खाना खा रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने मेरी तरफ देखा। उसने कहा, खा लीजिए आप भी। नहीं, बस आप खाइए। मैंने उसे कहा तो बोला कि नहीं जी, आप अपना खाइए, मैं तो शेयर करने वाला नहीं हूँ, मुझे तो ज़ोरों की भूख लगी है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। कितनी आसानी से बोल दिया उसने। मैं भी अपना लंच बॉक्स निकाल कर खाने लगी। क्या लाई हो? उसने अचानक से पूछा तो मैं एकटक उसे देखने लगी। हेलो मैडम, क्या लाई हैं आप खाने में? मैंने कोई ऐसा सवाल तो नहीं किया जिस तरह से आप मुझे देख रही हैं। आलू के पराठे, मैंने जवाब दिया तो वह बोला, अरे वाह, माय फेवरेट, क्या मैं एक ले सकता हूँ? मैं आंखें बड़ी कर उसे देखने लगी तो बोला, ओह हाँ, आप क्यों देंगी मुझे? मैंने तो अपना खाना आपको दिया ही नहीं था। कोई नहीं, आप खा लीजिए। मैंने एक पराठा उसकी तरफ बढ़ा दिया। कितना मासूम था वो। पराठा लेकर बच्चों की तरह खुश हो रहा था। बहुत टेस्टी बना है। माँ ने बनाया है ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? इतना टेस्ट माँ के हाथों में ही होता है, इसमें इतना सोचना क्या। इतना बोलकर और खाकर वह फिर से लेट गया। कुछ अपनापन सा महसूस होने लगा था उसके साथ। उसकी बातें किसी को भी अपना बना सकती थी। वह सो गया लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार उसकी तरफ देखती। सोता हुआ भी कितना प्यारा लग रहा था वो।
लेकिन मैं ये सब क्यों सोच रही थी और क्यों बार बार ना चाहते हुए भी उसकी तरफ देख रही थी। बस जल्दी ही हमारा सफ़र पूरा हो जाए और मैं पहुंच जाऊं अपनी मंजिल। सोचते सोचते मेरी भी आंख लग गई। जब आंख खुली तो मैंने देखा वह कनखियों से मुझे देख रहा था। मेरी नज़र पड़ते ही उसने अपनी नज़रें चुरा ली और यह सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। अब वह कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस हमारी नज़रें टकराती और फिर दोनों नज़रें झुका लेते। तभी ट्रेन से कहीं गाने की आवाज़ आने लगी। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। उफ, ये गाना इसे भी अभी चलना था। लग रहा था जैसे हमारे लिए ही ये गाना बना है। पता नहीं ऐसा क्या था उसमें जिससे मैं उसकी ओर खींची चली जा रही थी। लेकिन मैंने अपने दिल दिमाग में ये बात निकालना ही बेहतर समझा, क्योंकि उसमें उम्र में हमें खुद भी पता नहीं होता इस एहसास का। बस मैं इसी सोचों में गुम थी कि तभी वह बोल पड़ा, क्या मैं आपकी बोतल का पानी पी सकता हूँ? अब मैं नहीं जानती कि उसे सच में प्यास लगी थी या वह मुझसे बात करने के बहाने ढूंढ रहा था। मैंने उसे अपनी बोतल दे दी। उसने पानी पिया और मुझे मेरी बोतल दी और थैंक्स बोला। मैंने अपनी बोतल लेकर रख ली। अब बस बरेली आने ही वाला था, लेकिन मेरे मन में ना जाने क्यों एक कसक सी थी कि ये सफ़र इतने जल्दी कैसे पूरा हो गया। अभी तो हमने सफ़र की शुरुआत ही की थी। मैं उसकी तरफ देख रही थी, वह भी मेरी तरफ देख रहा था। हम लगभग 1 मिनट तक एक दूसरे को देखते रहे। तभी बरेली स्टेशन आ गया। हमने एक दूसरे से आंखें चुरा ली। मेरा मन नहीं था कि ये सफ़र पूरा हो। उसकी आंखों में कुछ था। लग रहा था वह मुझसे कुछ कहना चाहता है। मैंने उसे नज़रअंदाज करते हुए अपना सामान समेटा और खड़ी हो गई। उसने मुझे चौंकते हुए देखा, जैसे मुझसे कुछ कहना चाहता है। मैं भी उसे देखती रही और नीचे उतर गई। मेरे दिल में अजीब सी दुविधा थी। हम इतने टाइम साथ रहे और अब अलग हो जाएंगे, लेकिन वह उतरा ही नहीं। शायद उसे और आगे जाना था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या है। वह तो अनजान लड़का है, मेरे बरेली तक के सफ़र का साथी ही तो था। वह अपनी बर्थ से उतरकर खिड़की में आ गया। मैं आगे बढ़ी, लेकिन मेरे दिल ने कहा पलट कर देख। मैंने देखा तो वह मुझे ही देख रहा था। मुझे शायद इंतज़ार था कि वह कुछ तो कहे, लेकिन वह उदास चेहरे से मुझे देखता रहा। जब मुझसे रहा नहीं गया तो ट्रेन चलने से पहले मैंने जल्दी से अपने बैग से कॉपी पेन निकाला और मामा के घर का लैंडलाइन नंबर लिखा और खिड़की से उसके ऊपर फेंक दिया और आगे बढ़ गई। मेरे साथ ट्रेन भी चल पड़ी। मैंने एक आखिरी बार उसे पीछे मुड़कर देखा तो वो नंबर वाली पर्ची लेकर अपने होठों से छू रहा था और एक अलग ही मुस्कान उसके चेहरे पर थी। मैं भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ चली। शायद उसके मन में भी वही सब चल रहा था जो मेरे मन में था। बस इसी एहसास के साथ आगे बढ़ रही थी तो मुझे मामा जी नज़र आ गए। आ गई मेरी गुड़िया रानी। मामा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और हम रिक्शा में बैठ गए। रिक्शा में मामा ने पूरे सफ़र की आप बीती सुनी, जो हर गार्जियन का फ़र्ज़ होता है। बातें करते करते हम घर पहुंच गए। घर में मामी ने मेरे आने का पूरा स्वागत किया हुआ था। देखते ही मुझे अपने सीने से लगा लिया। मेरे मामा का बेटा हर्ष भी मुझसे लिपट गया। मामा ने सबसे पहले घर फ़ोन किया। पापा मम्मी भाई मैंने भी सबसे बात की। पापा मम्मी भी सफ़र की सब बातें पूछने लगे। जब बातें लंबी हो गई तो मामा मामी ने कहा कि बाकी बातें बाद में करना आप लोग, अभी इसकी पेट पूजा हो जाने दीजिए। मेरी मामी लाखों में एक हैं। उन्होंने मेरी पसंद के पकवान बनाए हुए थे। इतने उन्होंने खाना लगाया, मैं नहा कर आ गई। फिर मामी ने मुझे ठूस ठूस पकवान खिलाए। खाने के बाद हम सब ने गप्पे खूब लड़ाए। अगले दिन हमें एडमिशन के लिए कॉलेज जाना था तो मामा ने सोने के लिए कहा। हम सब लोग सोने के लिए लेट गए, लेकिन लेटते ही मेरी आंखों के आगे वह ट्रेन वाला लड़का और वही सब बातें आने लगी तो मेरे चेहरे पर अनायास ही मुस्कान आ गई।
क्या वह भी इस वक्त मेरे बारे में सोच रहा होगा? शायद हाँ, क्योंकि जिस तरह से वह मुझे देख रहा था और मेरा नंबर लेकर खुश हो रहा था, तो उसके दिल में भी मुझे लेकर ज़रूर कुछ था। शायद कल वह मुझे फ़ोन करे, शायद ना भी करे। करेगा तो ज़रूर, क्योंकि वह बहुत खुश था। इस शायद शायद में कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह मामी ने जगाया, काजल बेटा कॉलेज जाना है। यह लड़की भी ना कभी भी टाइम पर उठने का नाम नहीं लेती। मामी सोने दो ना और थोड़ी देर। अरे मैं तो सोने दूं भाई, तुम्हारा एडमिशन होना है। तुम्हारे मामा ने कई बार मुझे बोल दिया है। ठीक है मामी जी, कहकर मैं उठ खड़ी हुई। कॉलेज जाना था तो उत्साहित भी काफ़ी थी। फ्रेश होकर नहा धोकर नाश्ता कर हम कॉलेज के लिए निकल पड़े। आज से मेरी कॉलेज लाइफ शुरू होने वाली थी। जैसे ही कॉलेज में पैर रखा, एक झंझनाहट सी होने लगी। डर भी था, लेकिन अब तो यहाँ हर रोज़ आना है। मामा और मैं ऑफिस पहुँचे और एडमिशन की सारी प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी थी। मुझे बीए करना था, तो बीए की सारी प्रक्रियाएं लगभग एक हफ्ते में पूरी हो चुकी थी और एक हफ्ता बाद मुझे कॉलेज ज्वाइन करना था। मैं बड़ी उत्साहित थी, लेकिन इस एक हफ्ते में भी वह ट्रेन वाला लड़का मुझे बार बार याद आता रहा। जब भी कोई फ़ोन आता तो मुझे लगता उसी का होगा। मैं दौड़कर फ़ोन के पास जाती। उससे पहले मामा या मामी फ़ोन उठा चुके होते थे। हर बार फ़ोन के दूसरी तरफ कोई और ही होता था, लेकिन मुझे हर बार लगता उसी का है। कई बार रात में फ़ोन रिंग हुआ, तब भी मुझे लगा उसी का होगा, लेकिन नहीं, हर बार किसी और का ही होता था। मैं उदास हो जाती, लेकिन मुझे लगता था कि उसका फ़ोन ज़रूर आएगा। इसी इंतज़ार में एक हफ्ता निकल गया और मेरे कॉलेज जाने का दिन आ गया। कॉलेज जाने की खुशी में मैं उस दिन जल्दी उठ गई, जल्दी नहा धोकर तैयार हो गई। मामी ने नाश्ता कर तैयार किया। हमने नाश्ता किया और मामा मुझे कॉलेज ड्रॉप करते हुए अपने ऑफिस निकल पड़े। आज कॉलेज में मेरा पहला दिन था। थोड़ी हिचक सी थी मुझ में, लेकिन अपने मन को नियंत्रित कर आगे बढ़ गई। कॉलेज का दिन तो ठीक ठीक रहा। मीनू नाम की लड़की से मेरी दोस्ती भी हो गई, लेकिन मेरा मन ना जाने क्यों बेचैन था। मामा ऑफिस से शाम को घर आते थे, तो मैं खुद ऑटो लेकर घर आ गई। घर आते ही मामी ने सवालों की बौछार कर डाली। मैं उनके जवाब देती गई, लेकिन मेरा ध्यान फ़ोन की तरफ था। मैंने मामी से भी पूछा, मामी कोई फ़ोन आया था क्या? किसका फ़ोन आना था? मामी ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा कि मेरी दोस्त है। और तभी फ़ोन रिंग हुआ, तो मैंने कहा मामी मैं देखती हूँ। नहीं, तुम अभी थक कर आई हो, फ्रेश हो जाओ, मैं देखती हूँ फ़ोन, फिर खाना लगाती हूँ। इतना कहकर मामी ने फ़ोन उठाया। मेरी हार्ट बीट तेज़ थी, लेकिन ये क्या, ये तो मामी के घर से फ़ोन था, उनकी छोटी बहन का। मैं फिर मायूस हो गई और फ्रेश होने चली गई। खाना खाने के बाद मैं पढ़ने बैठ गई। मैंने अपने मन से सब निकाल कर पढ़ाई पर ध्यान दिया। शाम में मामा आए तो खाने की बहुत सी चीज़ें लाए जो मेरी मनपसंद थी। हम सब ने मिलकर डिनर किया, गप्पे लड़ाए और फिर जैसे ही सोने के लिए लेटे तो मुझे फिर उसकी याद सताने लगी। मैंने उसे अपने दिल से पूरी तरह निकालने का निर्णय ले लिया। मैं ही क्यों किसी अजनबी के लिए इतनी परेशान हूँ। उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उसकी आंखों को देखकर तो लगता था मुझसे बहुत कुछ कहना चाहता है। तभी मैंने नंबर भी दिया था, लेकिन उसने तो एक बार भी फ़ोन नहीं किया। खैर छोड़ो, नहीं किया तो नहीं किया, अनजान ही तो था। यह सब सोचकर मैं सो गई। सुबह हुई, दिन हुआ, रात हुई, दिन गुजरते रहे। मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अब भी उसके फ़ोन का इंतज़ार रहता था कि कभी तो आएगा उसका फ़ोन। इंतज़ार करते करते मेरा फर्स्ट ईयर पूरा होने को आया और मेरी परीक्षाएं शुरू हो चुकी थी। परीक्षा भी पूरी हो गई, छुट्टियों में घर भी चली गई, लेकिन सफ़र के दौरान मुझे वही सब याद आता रहा। मन में एक आस थी कि शायद फिर से मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
मैं 1 महीना घर रही और मेरी वापसी की तैयारी होने लगी। इस बार भी मुझे एक आस ने बांधे रखा, शायद इस बार मिल जाए। लेकिन पूरा सफ़र तय करके घर भी आ पहुंची, वह कहीं टकराया ही नहीं। जब घर आई तो देखा मामी की छोटी बहन गुल्लो आई हुई है, जो कि मेरी दोस्त भी थी। हम दोनों गले मिले और गप्पे लड़ाने बैठ गए। गर्मियों के दिन थे। शाम में हम दोनों छत पर चले गए और अपनी अपनी बातें करने लगे। बातों बातों में वह मुझसे कहने लगी, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, जिससे मेरी मुलाकात हॉस्पिटल में नर्सिंग ट्रेनिंग के दौरान हुई। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत केयरिंग, बहुत हेल्पर है। लेकिन मुझे बस एक बात का अफसोस है कि कभी मुझसे प्यार का इजहार नहीं करता। मुझे लगता तो है कि वह मुझे पसंद करता है, लेकिन उसकी तरफ से अभी प्यार का इजहार होना बाकी है। मुझे तो उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन वह मुझसे अपने प्यार का इजहार करेगा। काश वो दिन जल्दी आए और हम एक हो जाएं। आएगा बच्चा, आएगा, अवश्य आएगा, और तुम दोनों एक भी होंगे, मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा। लेकिन कब आएगा काजल गुरुजी? हो सकता है कल ही आ जाए। हट पागल, कल कैसे आ सकता है? मैं तो अभी यहाँ 10 दिन और रहूँगी। हाँ, तो अपने इस बिना इजहार वाले लड़के को अभी एक तरफ रख और यहाँ मेरे साथ लाइफ इंजॉय कर। इतने टाइम बाद तो मिले हैं, मैंने उसकी कमर में मारते हुए कहा। तो वह बोली, लेकिन यार काजल, एक बात तो बता। मैंने तुझे अपनी पूरी कहानी बताई, तो तू भी मुझे अपनी बात बता। क्या तुझे किसी से प्यार नहीं हुआ? क्या तेरा दिल कभी किसी के लिए नहीं धड़का? उसने पूछा तो मेरे चेहरे की हंसी कहीं गुम हो गई। उसने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया, जिसे कब से भुलाने की कोशिश कर रही थी। आज फिर से याद आ गया। मैंने उसे कहा, यार अभी उम्र तो देख, क्या ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने की उम्र है? ये उम्र तो पढ़ लिख कर काबिल बनने की है। अरे यार काजल, इसी उम्र में तो दिल बहक जाता है मेरी रानी। यही उम्र तो प्यार करने की है। हाँ, तो तू कर तो रही है ना, बस यही काफ़ी है। तुझे तो खुद नहीं पता जिससे तू प्यार करती है वो भी तुझसे करता है कि नहीं, और मुझे प्यार का पाठ पढ़ा रही है। मैंने उसकी पूरी टांग खींच डाली तो उसने तकिया उठाकर मुझे मारना शुरू कर दिया। मैंने भी उसे मारा, तभी मामी की आवाज़ आ गई। हम नीचे चले गए, डिनर किया और सो गए। मेरा कॉलेज भी शुरू हो चुका था। मेरी पढ़ाई शुरू हो गई। पढ़ाई के साथ साथ 10 दिन तक गुल्लो और मैंने खूब मस्ती की। मैंने उसकी उस लड़के को लेकर बहुत टांग खींची। फिर वह अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद मुझे उसकी बहुत याद सताई। मुझे उसकी कई बातें याद आने लगी। प्यार तो नहीं कह सकते, लेकिन ट्रेन में मेरा दिल उसकी तरफ आकर्षित ज़रूर हुआ था। क्यों उसको बार बार देखने का मन करता था? क्यों उसकी बातें मुझे रह रहकर याद आती हैं? क्यों मैंने उसे अपना फ़ोन नंबर दिया? क्यों आज भी उसके फ़ोन का मुझे इंतज़ार रहता है? आखिर क्यों? क्या यही प्यार है? मैंने गुल्लो की टांग खींची, लेकिन मैं तो खुद भी इसी असमंजस में हूँ। उफ, ये कैसी दुविधा में हूँ मैं। क्या मैं उससे कभी मिल पाऊँगी? क्या वह मुझे कभी फ़ोन नहीं करेगा? मैं ये सब सोच ही रही थी, तभी मामी ने टेप रिकॉर्डर में गाना चला दिया। किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, कहाँ हो ये दिल बेकरार आज भी है। लग रहा था ये गाना सिर्फ मेरे लिए ही बना है। इस गाने ने मेरे दिल के तार और भी छेड़ डाले। तभी फ़ोन रिंग हुआ। मेरे दिल ज़ोरों से धड़का। मैंने दौड़कर फ़ोन उठाया। उधर गुल्लो थी। हमने 10 मिनट बात की, फिर फ़ोन रख दिया। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। अब मुझे कॉलेज से भी प्रपोज़ल मिलने लगे थे। मैं किसी लड़के से दोस्ती नहीं करना चाहती थी। मैंने सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। मुझे मम्मी पापा का नाम रोशन करना था, तो दिन रात पढ़ाई में लगी रही। अब मेरा फाइनल ईयर चल रहा था। एक दिन गुल्लो ने फ़ोन पर मुझे बताया कि आज वो खुद उस लड़के से अपने दिल की बात कहने वाली है। मैंने भी उसे शुभकामनाएं दी। फिर उसका बहुत दिनों तक कोई फ़ोन नहीं आया। मेरी भी परीक्षाएं थी, तो मैंने भी उसे फ़ोन नहीं किया। मेरा फाइनल ईयर भी पूरा हो गया।
मामी ने एक दिन बताया कि गुल्लो की सगाई है, तो पापा मम्मी भाई सब इस बार मामा के यहाँ आ रहे हैं। सब साथ में ही लखनऊ जाने वाले थे। गुल्लो की सगाई में पापा मम्मी आ चुके थे। मैं बहुत खुश थी। इतने दिनों बाद पापा मम्मी और भाई से मिलकर हमारी सब तैयारियां हो चुकी थी, तो हम लखनऊ के लिए निकल पड़े। हम मामी के घर पहुंच गए। गुल्लो मुझे देख दौड़कर गले लग गई। 2 दिन बाद गुल्लो की सगाई थी। बहुत काम फैला हुआ था, तो हम दोनों के बीच कोई ख़ास बात नहीं हुई। हम सब काम में व्यस्त थे। सगाई का दिन आ गया। प्रोग्राम रात में था, लेकिन आज सुबह से ही मुझे लग रहा था मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मेरा मन अजीब सा हो रहा था। आज तो खुशी का दिन है। गुल्लो ने जो चाहा उसे मिल रहा है। आज उसकी सगाई है, लेकिन मेरी तबीयत क्यों नाजुक बनी हुई है। मैं अभी तैयार भी नहीं हुई थी। मैंने मम्मी को कहा तो मम्मी ने मेरा माथा चेक किया। मुझे हल्का बुखार था। मम्मी ने मुझे दवाई दी और मुझे लेटा दिया। गुल्लो मेरे पास आई। उसने मुझे उठाया, लेकिन जब उसने देखा मुझे बुखार है तो वह ध्यान रखने को बोलकर चली गई। बहुत खूबसूरत लग रही थी गुल्लो। ग्रीन लहंगे में कमाल ढा रही थी। बड़ा खुशनसीब है वो लड़का जिसे गुल्लो मिल रही है। मैं लेटे लेटे सोच रही थी। सगाई का प्रोग्राम शुरू हो चुका था। अब मुझसे रहा नहीं गया। मुझे अपनी तबीयत पहले से बेहतर भी लग रही थी। मैं उठी, मैंने अपनी ड्रेस निकाली और अच्छे से तैयार हो गई। अब प्रोग्राम की रौनक और धीमे धीमे गानों को सुन मैं भी रुक नहीं पा रही थी। मैंने खुद को आईने में निहारा। इतनी बुरी भी नहीं लग रही थी। मैं बाहर गार्डन में जाने लगी। जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे मेरे से मेरी एक्साइटमेंट भी बढ़ रही थी। जैसे ही मैं गार्डन में पहुंची, तो सामने स्टेज का नज़ारा देख मेरे होश उड़ गए। मेरे पैरों के नीचे जैसे ज़मीन ही ना हो। सब गोल गोल घूमता हुआ दिख रहा था। जिसके फ़ोन का मैंने पूरे 3 साल इंतज़ार किया, जिसके लिए दिन रात बेकरार रही, आज उसे किसी और का होते देख रही थी। कैसे वो किसी और का हो रहा था? क्या उसे एक बार भी मेरी याद नहीं आई? क्या भुला दिया उसने हमारा वो साथ? मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं उल्टे कदम अंदर भाग गई। मेरी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। लेकिन क्यों था? क्या उसने मुझसे कोई वादा किया था? क्या वह मुझसे प्यार करता था? मुझे उसका और उसे मेरा नाम तक नहीं पता था। तो क्यों एक अनजान के लिए ऐसी बेकरारी पाली हुई थी मैंने? ये तो मेरी ही गलती थी ना। इसमें उसका या गुल्लो का क्या दोष? क्यों मुझसे ये सब देखा नहीं गया? क्यों भाग आई वहाँ से? मुझे कोई हक नहीं है ऐसे रिएक्ट करने का। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो मैं क्यों इतना बुरा फील कर रही हूँ? मैं आईने के सामने खड़े होकर खुद से ही बातें कर रही थी। तभी किसी के आने की आहट हुई। मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। काजल, तुम यहाँ हो? अरे मेरी जान, कितनी प्यारी लग रही हो। अब तबीयत कैसी है? गुल्लो ने मेरा माथा चेक करते हुए कहा। हाँ, अब कुछ ठीक है। बाहर क्यों नहीं आई जब तैयार भी थी? तो बस आ ही रही थी तो तुम अंदर ही आ गई। हाँ, तू नहीं आई तो मैं खुद चली आई। मुझे तुझे किसी से मिलवाना है, गुल्लो ने कहा। तो मैंने कहा किससे मिलवाना है? मैं तो बाहर ही आ रही थी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना। चल अब इन बातों को छोड़। रुक, गुल्लो रुक बोली और बाहर चली गई। और जब अंदर आई तो उसके साथ वही ट्रेन वाला लड़का था। मैंने तो उसे देख लिया था। मुझे लगा शायद अब तो मुझे भी भूल गया होगा, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि 3 साल बाद यूं टकराने की। वह बस मुझे ही देखते ही रह गया और कहीं खो गया। तभी गुल्लो ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई। कहाँ खो गए मिस्टर? आपकी गलती नहीं है। हमारी काजल है ही इतनी प्यारी कि सब देखते ही खो जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसने रुंधी हुई सी आवाज़ में जवाब दिया। मैंने भी अपनी नज़रें नीची कर ली। तभी मामी गुल्लो को आवाज़ लगाते हुए आई। ओफो गुल्लो, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? अरे रस्म शुरू होने वाली है, चलो जल्दी बाहर आओ। मामी आप चलिए, हम बस आ ही रहे हैं। 2 मिनट के अंदर आ जाओ, सब बुला रहे हैं। कहते हुए मामी बाहर चली गई।
हाँ तो काजल, ये है वो महाशय अमित शुक्ला जिनकी बातें मैंने तुम्हें बताई थी। मैंने एक नज़र उस पर डाली। ओह, तो इसका नाम अमित है। वह भी मुझे देख रहा था। तभी मम्मी आ पहुंची और गुल्लो का हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगी। गुल्लो बोली, मुझे तुझसे बहुत बातें करनी है काजल, हम आराम से बैठकर बातें करेंगे। गुल्लो कहते हुए जा रही थी। अब कमरे में मैं और अमित थे। वह मुझे ही देख रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप भी जाइए, सब आपका वेट कर रहे हैं। मैंने नज़रें चुराते हुए उसे कहा। आप नहीं चलेंगी काजल जी? उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मुझे अजीब सा लगा। लिया भी तो आज मेरा नाम जब किसी और का होने जा रहा था। कब से तरस रहे थे मेरे कान ये आवाज़ सुनने को, अपना नाम उसके मुंह से सुनने को। आज ऐसे मोड़ पर लाकर जिंदगी ने मुझे छोड़ा कि यह आवाज़ सुनकर खुश भी नहीं हो सकती थी। उसने फिर कहा, काजल। मैं बाहर आने लगी तो उसने मेरी चुन्नी पकड़ ली। तभी बाहर से गाने की आवाज़ आने लगी। रहे कोई 100 पर्दों में डरे शर्म से, नज़र अजी लाख चुराए कोई सनम से। आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। मैं कहीं खो गई। फिर 2 मिनट बाद मैंने बोला, क्या बदतमीज़ी है। जब मैं पलटी तो उसके हाथ ऊपर थे, मेरी चुन्नी दरवाजे की कुंडी में फंसी हुई थी। मैं झेपते हुए अपनी चुन्नी निकालने लगी तो मुझसे नहीं निकली, तो वह मेरी चुन्नी निकालने लगा। मुझे ट्रेन वाली स्कार्फ की बात याद आने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा। शायद उसे भी वही बात याद आ गई थी। तभी बाहर गाना चल पड़ा। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। मुबारके तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। गाना बंद हुआ तो हमारा ध्यान टूटा। मैंने अपनी नज़रें झुका ली और बाहर आने लगी तो उसने पीछे से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, काजल मेरी बात सुनो। मैं पलटी और तड़ाक से उसे जोरदार थप्पड़ जड़ डाला। वह एकदम सन्न रह गया। उसे इस थप्पड़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे। मैं वहाँ से तुरंत बाहर भाग आई। कैसा लड़का है यह, सगाई होने जा रही है किसी और के साथ और हाथ पकड़ रहा है किसी और का। अकेलेपन का फ़ायदा उठाना चाह रहा था। मैं बाहर आकर खड़ी हो गई, लेकिन वह बाहर नहीं आया। मैं बार बार अंदर की तरफ देखती रही। उसकी सगाई है, लेकिन वो जनाब ना तो खुद बाहर आ रहा है और ना ही उसे कोई बाहर लाने के लिए बुला रहा है। मैं सोच ही रही थी, तभी मैंने स्टेज पर देखा तो मेरा मुंह खुला रह गया। गुल्लो के साथ तो कोई दूसरा लड़का खड़ा था और देखते ही देखते उन्होंने एक दूसरे को अंगूठी भी पहना दी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ओह नो, गुल्लो की सगाई किसी और के साथ, और मैंने तो कुछ और ही समझ लिया था। मुझसे कुछ कहना चाहता था वो, और मैंने उसे थप्पड़ जड़ डाला। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इसी सोच में थी कि तभी गुल्लो ने मुझे पुकारा। तब मेरी तंद्रा टूटी। मैडम कहाँ गुम है? बस ऐसे ही। तुझे तो झटका लगा होगा ना कि जिससे मैंने तुझे मिलवाया उससे मेरी सगाई क्यों नहीं हुई। पागल, मैं ही पागल थी, उससे एक तरफा प्यार करती रही। जिस दिन मैंने तुझे फ़ोन पर कहा था कि आज मैं अपने दिल की बात उसे बताने वाली हूँ, मैंने उसी दिन उससे अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया कि मैं किसी और को चाहता हूँ। लेकिन मुझे उसकी बात पर गुस्सा आया। मैंने उसे खुद से प्यार करने के लिए बहुत उकसाया, बहुत आग्रह किया। उस पर गुस्सा हुई, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तो मैंने पूछा, कौन है वो लड़की जिसके लिए तुम मुझे ठुकरा रहे हो? तो पता है उसने क्या कहा? मैं नहीं जानता कौन है, क्या नाम है, लेकिन मेरे दिल में बसी हुई है और हमेशा बसी रहेगी। उसने अपने किसी सफ़र का किस्सा सुनाया तो मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा कि ऐसा भी कोई प्यार होता है, ना जान ना पहचान, नाम तक नहीं पता। तो उसने कहा, ज़रूरी नहीं प्यार इन सब का मोहताज हो। प्यार करने के लिए किसी को पा लेना ही काफ़ी नहीं है, दिल में उसके लिए एक ख़ास मुकाम होना ही काफ़ी है। हमारे दिल में किसी स्पेशल वन के लिए एक अलग ही जगह होती है।
जो कोई और नहीं ले सकता। बस यही जगह उसके लिए है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। हो सकता है वो मुझे कहीं ना कहीं ज़रूर टकराए। मैं भगवान से रोज़ दुआ करता हूँ मेरा प्यार मुझे ज़रूर मिलेगा। उसकी बातें सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। कितनी सच्चाई थी उसकी आंखों में। असली प्यार का मतलब समझा दिया उसने मुझे। मैं उससे ज़बरदस्ती प्यार हासिल करना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे प्यार के सही मायने सिखा दिए। प्यार वो नहीं जो मैं उससे कर रही थी। प्यार तो वो है जो वो उस अनजान लड़की से करता है और उसके मिलने की उम्मीद में जी रहा है। मैं गुल्लो की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसकी बातें सुनकर मेरी रुलाई फूट पड़ी और मैं घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। गुल्लो को समझते देर न लगी कि वो लड़की मैं ही हूँ। उसने मुझे उठाया और बोली, काजल तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने उस दिन छत पर भी तुझसे पूछा था। तू एक बार मुझसे बताती तो हम तुम दोनों को मैं कब का मिलवा चुकी होती। मैं गुल्लो के सीने से लग गई और रोने लगी। मैंने बहुत गलत समझा उसे। मैं गलत थी, बहुत गलत थी। चुप हो जा काजल, ऐसे मत रो। गलती इंसान से ही होती है ना? और तुझे क्या मालूम था? तुझे तो वही मालूम था जो मैंने तुझे बताया था। इसमें तेरी कोई गलती नहीं, सब गलती मेरी है। नहीं गुल्लो, गलती मेरी है। ओह हेलो मैडम, गलती गलती बाद में खेल लेंगे। जा अमित पास जा, वो 3 साल से तेरे इंतज़ार में हैं। गुल्लो ने मेरे आंसू साफ किए और मुझे उसके पास भेज दिया। मैं दौड़ी दौड़ी उसी कमरे में गई, लेकिन यह क्या, वहाँ तो अब कोई भी नहीं था। मैंने दूसरे कमरे में देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। मैं घबराने लगी कहीं मेरा थप्पड़ उसे मुझसे दूर न कर दे। 3 सालों के इंतज़ार के बाद आज मिला था वो मुझे और मैंने उसे दूर कर दिया। मैं उसे पागलों की तरह ढूंढती रही। मैं हॉल में पहुंची तो देखा बीच में खुद बैठा है और चारों तरफ से बच्चों ने उसे घेरा हुआ है और बच्चों के साथ खेल रहा है। उसे ऐसे बच्चों के साथ खेलते देख मैं मुस्कुरा उठी। अरे गार्डन में सांप आ गया है, मैंने चिल्लाते हुए कहा। तो सभी ने मेरी तरफ देखा। सभी बच्चे भाग खड़े हुए। अब वहाँ मैं और अमित थे। मैं उसके पास गई। वो नज़रें चुराकर जाने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? बाहर सांप आया है, उसने नज़रें चुराते हुए कहा। सांप बच्चों के लिए आया है, आपके लिए नहीं। मैंने अपने कान पकड़े, आंखें बंद की और उससे माफ़ी मांगने लगी। माफ़ी मांगती रही तो उसने मुझे अपनी तरफ खींचकर अपने सीने से लगा लिया। मैं रोने लगी तो उसकी आंखें भी नम हो गई। उसने मेरे आंसू साफ किए। तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया था? मेरा पहला सवाल जो 3 सालों से मेरे मन में था। तब उसने मुझे बताया। मैं गोरखपुर अपने दोस्त की बहन की शादी में गया था। 3 दिन बाद वहाँ से लौट रहा था, तभी मुझे तुम मिल गई और सफ़र का तो तुम जानती ही हो। तुम्हारे ख्यालों में डूबे डूबे जैसे ही लखनऊ अपने घर पहुंचा तो सबसे पहले मम्मी के पास गया। मम्मी किचन में मेरी आने की खुशी में पकवान बना रही थी। मैं उनसे मिलने के बाद फ़ोन के पास ही गया था तुम्हें फ़ोन करने। पापा भी तब तक बाहर ही थे। मैं फ़ोन मिलाने ही वाला था कि मम्मी के बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आई। मेरे हाथ से वो नंबर की पर्ची भी गिर पड़ी। मैं दौड़कर जैसे ही किचन में पहुंचा तो मम्मी के पैरों पर खोलता खोलता तेल गिर पड़ा था। मम्मी बेहोश हो चुकी थी। मैं बुरी तरह डर चुका था। मम्मी का एक पैर तो पूरी तरह झुलस गया था। मम्मी की चीखों की आवाज़ सुनकर पड़ोसी भी आ चुके थे। हम सब जल्दी से मम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए। पापा भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। जाते ही मम्मी का इलाज शुरू हो चुका था। मम्मी का इलाज पूरे 4 महीने तक चला। इसी दौरान मेरी मुलाकात गुल्लो से हुई। मम्मी का एक पैर इतना झुलस चुका था कि हड्डी नजर आने लगी थी। मैं मम्मी की हालत देखकर कई बार रोया। गुल्लो ने हर बार मुझे संभाला। गुल्लो बहुत अच्छी लड़की है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। उसने मेरा बहुत साथ दिया। जब तक मम्मी हॉस्पिटल रही उसने मम्मी की बहुत सेवा की। मुझे तुम बहुत बार याद आई। तुम्हें फ़ोन करना चाहा लेकिन वो नंबर तो गुम हो चुका था। मैंने घर में बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। मैं मम्मी के बारे में तुम्हें बताना चाहता था लेकिन मजबूर हो गया। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि एक न एक दिन तुम मुझे ज़रूर मिलोगी। और देखो आज तुम मेरे सामने हो। बोलते बोलते उसका गला भर आया। मेरी आंखों में भी आंसू छलक आए।
उसने मुझे फिर अपने सीने से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो अमित, मैं ना जाने क्या क्या सोच बैठी थी। आई हेट माई सेल्फ बट आई लव यू काजल, आई रियली लव यू, विल यू मैरी मी। उसने घुटनों पर बैठकर मुझे प्रपोज किया, जिसकी ख्वाहिश हर लड़की को होती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था जिसे मैंने चाहा आज वो मुझे ऐसे प्रपोज करेगा। सब कुछ बहुत अच्छा था। मन कर रहा था ये पल यहीं थम जाए। उसने फिर से कहा, आई लव यू काजल, आई लव यू टू। मैंने शर्माते हुए कहा तो अमित ने खड़े होकर मुझे कसकर सीने से लगा लिया। तभी आवाज़ आई, काजल। हम दोनों चौंक गए। देखा तो मामी खड़ी थी। हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और चौंक कर मामी को देखने लगे। मामी बोली, हाँ वो क्या क्या हो रहा था ये सब? मामी, इसमें काजल की कोई गलती नहीं है, मैं काजल से प्यार करता हूँ। अमित ने कहा तो मामी बोली, और काजल? काजल भी मुझसे प्यार करती है, और आज से नहीं 3 साल से। हाँ हाँ जनाब, हमें सब मालूम है। क्या? हम दोनों ने फिर से मामी को चौंकते हुए देखा तो तभी पीछे से गुल्लो आ पहुंची। हाँ काजल, दीदी को सब पता है। दीदी ने हमें बातें करते सुन लिया था तो मैंने दीदी को सब बता दिया। हाँ काजल, अब तुम्हारी शादी करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, मामी ने बड़े प्यार से कहा। मुझे मालूम है दीदी और भाई साहब को कैसे हैंडल करना है। ओ मेरी प्यारी मामी, यू आर द ग्रेट मामी इन होल वर्ल्ड। मैं दौड़कर मामी के गले लग गई। अगले दिन ही मामी और मामा ने एक साथ मिलकर पापा मम्मी को ऐसी घुट्टी पिलाई कि मेरे कुछ कहे बिना, कुछ किए बिना ही सब काम बन गए और पापा मम्मी हमारी शादी को तैयार हो गए। अमित ने भी अपने पापा मम्मी से बात की, वो हमारे घर आए। दोनों परिवार एक हो गए और दोनों परिवारों की सहमति से पूरे 2 महीने बाद एक ही मंडप में गुल्लो वेट्स नितिन और काजल वेट्स अमित का विवाह पूरी विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। उसके बाद हम सब गोवा ट्रिप पर गए और फुल एंजॉय किया। आज शादी के 29 साल बाद अमित और मैं फिर से ट्रेन के सफ़र में हैं। अमित वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं और उससे भी अच्छे एक पति हैं और उससे भी अच्छे एक पिता हैं। हमारा एक बेटा अनुज और एक बेटी प्रिया है। दोनों ही बच्चे अपनी अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं और हम अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं। मैं डिग्री कॉलेज की प्रधानाचार्य हूँ और अमित बैंक मैनेजर पद पर कार्यरत हैं। हम जम्मू कश्मीर जा रहे हैं घूमने के लिए। हम फ्लाइट से भी जा सकते थे, लेकिन हम दोनों का ही मन ट्रेन से सफ़र करने का था, तो बस चल पड़े अपने उस सफ़र को याद करते हुए इस सफ़र को यादगार बनाने। मेरी सामने वाली बर्थ पर अमित आराम से सो रहे हैं, आज भी वही मासूमियत से भरपूर चेहरा। मैं उन्हें सोते हुए निहार रही हूँ और निहारते हुए अपनी डायरी में अपनी कहानी लिखने में व्यस्त हूँ। तो ये थी मेरी ज़िंदगी की खट्टी मीठी यादों की कहानी। अब मैंने डायरी बंद की, डायरी को बैग में रखा और खिड़की से बाहर देखते हुए ठंडी हवा का झोंका खाकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रही हूँ।